शिक्षा होनी कैसी चाहिए? शिक्षा का जो वास्तविक तीनों की सिंथेसिस होनी चाहिए कि अपनी जड़ों से जुड़ाव। जड़ों से जुड़ाव का मतलब अपनी पूरी जो सांस्कृतिक यात्रा है, वैचारिक यात्रा है, और जो चुनौतियां हमारे पूर्वजों के समक्ष आई थी उनका उन्होंने कैसे समाधान किया था, उसका बोध होना चाहिए। लेकिन वो सिर्फ बोध सिर्फ सूचना के बंडल के रूप में नहीं होना चाहिए, किसी सूचना इकट्ठा करके याद कर रहे हैं। उसके गर्भ से उनको ये सामर्थ्य विकसित करने की क्षमता होनी चाहिए कि जो वर्तमान में चुनौतियां आ रही हैं उनको समाधानित करने के लिए हम उस अतीत के अपने पूर्वजों की युक्तियों और दर्शन का कैसे उपयोग कर सकते हैं, या उसमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता है तो कैसे परिवर्तन करें। और तीसरा होना चाहिए कि भविष्य में जो अज्ञात है उसमें यात्रा करने का सामर्थ्य, क्योंकि भविष्य तो अनिश्चितताओं से भरा है। उस अनिश्चितताओं से भी अपने को सामर्थ्यवान बनाना समायोजन के लिए, ये भी शिक्षा का उद्देश्य। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई नई चुनौती आ गई जो उसने ना अतीत में हुआ हो ना वर्तमान में हुआ हो तो वो बिल्कुल ही हिट विकेट हो जाए। उसके अंदर इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि हम आकलन कर सकें कि भाई भविष्य में क्या, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या दुष्प्रभाव हो सकता है, क्या अच्छे प्रभाव हो सकते हैं, कैसी कैसी परिस्थितियां आ सकती हैं, उसका एक सम्यक आकलन करने का सामर्थ्य भी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से बच्चों को बोध होना चाहिए। सिर्फ एक खंड से नहीं काम चलेगा। अगर आपने सिर्फ प्राचीन ग्रंथ याद कर लिया, वर्तमान से लड़ने का सामर्थ्य नहीं। वर्तमान से लड़ने का सामर्थ्य आ गया तो भविष्य में किस तरह से परिवर्तनकामी शक्तियां, भविष्य में किस तरह के परिवर्तन की संभावना है, उसका आकलन करने का सामर्थ्य नहीं है। तो आप नई चुनौतियों का सामना करने लायक बच्चों को बनाना पड़ेगा, और उसके लिए जो वेदों का अभ्युदय निश्रेयस, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, दोनों का एक ब्लेंड करना होगा, संगम करना होगा। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड की अवधारणा इस पर है, लीगैलिटी में पूरी तरह से लीगल है, क्योंकि भारत सरकार ने गठित भी किया। भारत सरकार ने देश के सभी राज्यों के स्टेट बोर्ड के और नेशनल बोर्ड के समकक्ष इसको घोषित कर दिया, नोटिफाई कर दिया। जो सबसे सवाल आपसे पूछेंगे तो इसकी लीगैलिटी क्या है। दूसरा, अगर आप देखेंगे 3 अगस्त 2022 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, उसको भारत सरकार ने कहा कि ये जारी करेंगे इक्विवेलेंस, ये पैरामीटर पर। तो उन्होंने सारे पैरामीटर देख करके हमें ये भी कहा कि जो भारतीय शिक्षा बोर्ड का सर्टिफिकेट है वह इंट्रा बोर्ड माइग्रेशन के लिए भी लागू होगा। इंट्रा बोर्ड माइग्रेशन का मतलब किसी दूसरे बोर्ड में बच्चा पढ़ रहा हो, इस बोर्ड के स्कूल में आ रहा हो, या इस बोर्ड का स्कूल का बच्चा किसी दूसरे बोर्ड के स्कूल में एडमिशन चाहता हो तो उसके लिए सक्षम होगा। नौकरियों के लिए सक्षम होगा। किसी भी विश्वविद्यालय तकनीकी संस्थान में प्रवेश के लिए सीबीएसई की तरह ही सक्षम होगा। फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहा है तो वो भी उसी तरह सक्षम होगा। मतलब एक लाइन में जितनी तरह की सीबीएसई को वैधानिकताएं, वो सारी वैधानिकताएं भारत सरकार ने भारतीय शिक्षा बोर्ड को भी दिया हुआ है। इसलिए इसमें कोई लीगल कंफ्यूजन नहीं है। एहतियात के लिए हमने राज्य सरकारों से भी प्रयास किया कि वो भी सर्कुलर जारी कर दें अपनी ओर से, अपने विभागों को, शिक्षा विभाग को। तो उसमें भी करीब 15 राज्यों ने सर्कुलर जारी कर दिया है, और 2-4 कुछ लोग बचे हुए हैं जो बड़े स्टेट, वो भी प्रोसेस में फाइल है, निरंतर कांस्टेंट है। लेकिन वो ना भी करें जब तक, तब भी हमारी जो वैधानिकता है नेशनल स्कूल एजुकेशन बोर्ड की, सीबीएसई के समानांतर ये लिखा है लाइन, इट विल फंक्शन एज ए नेशनल स्कूल एजुकेशन बोर्ड लाइक सीबीएसई। उसी मॉडल बायलॉज में लिखा हुआ है। इसकी उतनी वैधता है जितनी सीबीएसई की। अंतर क्या है वो मैंने इतने ज्यादा समय लेके आपको थोड़ा थोड़ा संकेत दिया। अंतर ये है कि हम आधुनिक के साथ साथ प्राचीन जो हमारी भारतीय संस्कृति है, ज्ञान परंपरा है, उसको हम महत्व देंगे। और पाश्चात्य की गुलामी से मुक्ति का आंदोलन है, जो वैचारिक स्वतंत्रता भी है, जो वैचारिक उपनिवेश के रूप में हम जी रहे हैं, और अंग्रेजों की साजिश के शिकार अभी भी हम हैं।
हम सारे प्रोडक्ट अगर उन्हीं का खरीद रहे हैं तो व्यापारी थे, वो राज करने नहीं आए थे भारत में, वो तो व्यापार करने आए थे। और व्यापार के लिए उन्हें राज करना जरूरी समझा कि भाई पॉलिसीज भी हम अपने फेवर में बना लेंगे, इसलिए उन्होंने राज करने की कोशिश की। जब उन्हें लगा कि हमने शिक्षा के माध्यम से तो भारत में पाश्चात्य के वैचारिक गुलामों की फौज बना दी है, तब तो हमारा प्रोडक्ट बिना राज के यहां बिकेगा, क्योंकि ये अपने धारणा को हीन समझते हैं, अपनी बातों को हीन समझते हैं, अपनी वस्तुओं को हीन समझते हैं, अपने स्थानों को हीन समझने की भावना पैदा कर दिया हमने। अब इनके अंदर हौसला है नहीं, तो हमारे माल को कहेंगे मेड इन जर्मनी, मेड इन ब्रिटेन, को मानेंगे कि महान है। और ये परंपरा चल रही है। अच्छी बात है कि पूज्य स्वामी जी और तमाम ऐसे नए युग में 21वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ऐसे बहुत सारे महापुरुष हुए जिन्होंने धारा को मोड़ने की कोशिश की। और 20वीं सदी में तो काफी तेजी से, अगर आप देखोगे, रविन्द्रनाथ टैगोर को, महर्षि अरविंदो को, महात्मा गांधी को, इन लोगों ने हमेशा स्वदेशी की बात की। तिलक ने, 19वीं शताब्दी में महर्षि दयानंद ने पुरजोर रूप से इसकी बात की, स्वामी विवेकानंद ने बात की भारतीयता की। तो समय समय पर उस धारा को ब्रिटिशर्स के विरोध करने वाले भी सक्षम व्यक्तित्व अगर हमारे यहाँ नहीं होते तो हमारी चूलें हिल गई होती भारत की। लेकिन अब 21वीं सदी में पूज्य स्वामी जी ने वो सारे जितने महापुरुष थे, उनकी जो कल्पनाएं थी, इच्छाएं थी, डिजायर्स थे, एम्बिशंस थे, भारत ऐसा होना चाहिए, उसको संस्थागत रूप से स्थापित करने के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इसलिए आप एक सांस्कृतिक योद्धा के रूप में इसमें आप योगदान करिए, और वैसे ही आप योगदान कर रहे हैं तो एक योगदान इसमें भी चाहिए आपका, बहुत ही प्रखरता से। क्योंकि विचार, अंत में मैं इसी में समापन करूंगा कि विचार नहीं बदला तो आप बाकी आप कुछ भी बदल दो, ये सिर्फ हार्डवेयर रह जाएगा। सॉफ्टवेयर तो बदलेगा विचार से, और विचार बदलेगा शिक्षा से, और बेहतर ढंग से रूपांतरण होगा बच्चों के माध्यम से, ताकि कम से कम अगली पीढ़ी हमारी सशक्त हो। और पूरी दुनिया की राजनीतिक परिस्थितियां ये बता रही हैं कि भारत का दरवाजा पूरी दुनिया समाधान के लिए खटखटा रही है। सारे दर्शन फेल हो गए हैं, इजराइल, नाजा, यूक्रेन, गाजा, यूक्रेन, आप देख लो रूसा, ये जितने बड़ी बड़ी बातें करते थे, मानवतावाद, समानता, दुनिया भर के दर्शन, मार्क्सवाद, लेनिनवाद जो बहुत बोलते थे, वो अंत में कहां टिक गए हैं? हिंसा पर, खून खराबे पर। तो ये सारी उनकी करुणा, प्रेम सब खत्म। इस्लाम का विदय हुआ था, इस्लाम का अर्थ है शांति, शाब्दिक अर्थ अरबिक में इस्लाम का होता है शांति। तो शांति पर उभरा हुआ एक धर्म अब्राहम फैमिली का, और दूसरा है करुणा, प्रेम पर, क्रिश्चियनिटी। और मार्क्स कहता है कि समानता। अब वो तीनों को देखो कैसा युद्ध हो रहा है, उसका असली स्वरूप क्या है? उसका असली स्वरूप तो है हमास और इजराइल और यूक्रेन और रसा, यही तो दिख रहा है। करुणा दिख रही है और शांति दिख रही है आपको, भाईचारा। तो इसलिए उनको हमारे दर्शन की आवश्यकता है, पूरी दुनिया को। और हम अपने ही लोग अपने दर्शन से बच्चों को नहीं गढ़ पाए तो भविष्य का नेतृत्व कैसे करेंगे? तो भविष्य का नेतृत्व तो वही करेगा जो भारत की संस्कृति की आत्मा से जुड़ा होगा। तो आने वाला 10-20 साल बाद भारत को सीट्स पर होना एक जियोपॉलिटिकल कंपल्सन हो रहा है। जियोपॉलिटिकल कंपल्सन, पूरे विश्व में जिस तरह का माहौल बना है उसमें अग्रणी भूमिका में भारत को मात्र एक दशक बाद बहुत ही प्रखरता से आना है। तो उस नेतृत्व के लिए हमें बच्चों को तैयार करना है। हम जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये तो जैसा तैयार करना था हो चुके हैं। हम तो इतना ही योगदान कर सकते हैं कि अगली पीढ़ी को ठीक से कर दें। हमारा निर्माण तो कुछ न कुछ हमारे अवचेतन में मैकाले साहब भरे पड़े हैं। उनकी जो शिक्षा पद्धति का ध्वंसावशेष है वो कहीं जागरूकता के साथ, तो कहीं सुसुप्तावस्था में, कहीं अवचेतन में, तो कहीं अचेतन में धंसा हुआ है। तो रह रह करके शेषनाग की तरह फन उभारता रहता है।
लेकिन अगली पीढ़ी को, जो कम से कम हमारी पीढ़ी आज अभी है 3 वर्ष से लेकर के 14, 15, 18 साल वाली, गढ़ेंगे तो अगले 7 साल बाद, 8 साल बाद वो परिणाम में आ जाएंगे सामने। तो ये इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम लोगों को एक अलग एक वैचारिक स्वतंत्रता का आंदोलन चलाना है। वो स्वतंत्रता दे गए हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनके असली सपनों को साकार करने के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने का एकमात्र अगर हमारा लक्ष्य होना चाहिए तो भारत को भारत बोध के साथ खड़ा करना। और उसके लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड के लिए आपको प्रयास तो बहुत करना होगा, मैं जानता हूं। परिवर्तन बहुत जल्दी स्वीकार्य नहीं होता, बहुत प्रतिरोध होते हैं, बड़े स्वाभाविक प्रतिरोध भी होते हैं। सबसे पहले प्रतिरोध तो आपके अंदर से ही पैदा होगा, क्योंकि कुछ न कुछ ध्वंसावशेष होते हैं वैचारिक, खंड खंड हमारे, अनेक विकल्प आएंगे सामने, अनेक अनिश्चितताएं सामने आएंगी, अनेक निराशाएं सामने आएंगी, किसको कैसे करें, कैसे न करें। तो जब भी ऐसी बात आए तो भारत को याद कर लेना, अपने शहीदों को याद कर लेना कि जिन्होंने अपनी जान तक कुर्बान कर दी, और योग के लिए आपने अपना इतना जीवन न्यौछावर किया है। तो सही ढंग से जोड़ दो ना भारत को। एक बार भारतीय शिक्षा बोर्ड से जो जुड़ जाएगा वो तो आजीवन योग करेगा ही, योग सिखाएगा भी। फिर उसको आपको प्रेरित नहीं करना होगा, क्योंकि नन्ही दुनिया से ही मैंने उठा लिया है योग कराना अपनी पुस्तकों में। अगर आपके मन में कोई जिज्ञासाएं हो, वैसे एक मेरा नंबर नोट कर लीजिए आप, मेल का, जो हमारी ईमेल है, मेरा मेल का एड्रेस chairman@bsb, chairman@bsb.org.in। इस पर आप, जैसे आज मान लो जो वार्ता हुई, ये ऐसी वार्ता भारतीय शिक्षा बोर्ड की है कि बहुत ही डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। हो सकता है आज कोई विचार आपके मन में आया हो, कल को जब लोगों के साथ मिलने जाएं तो अनेक प्रश्न आएंगे। chairman@bsb.org.in तो कॉमन ही होता है, तो chairman@bsb, भारतीय शिक्षा बोर्ड, BSB, ठीक है। इस पर अगर आप डालेंगे, अपना टेलीफोन नंबर भी डाल देंगे, तो निश्चित रूप से हम बात करेंगे। हमारा कोई वरिष्ठ अधिकारी कोई न कोई आपसे संवाद करके आपके उन प्रश्नों का उत्तर किसी भी स्तर को देगा, आज ही नहीं, कल, परसों, महीने भर बाद, 2 महीने बाद। लेकिन ये मेरा पर्सनल मेल है, मैं खुद भी देखता हूं, तो मैं खुद बात करूंगा या कोई बात करेगा आपसे। लेकिन अभी मैं चाहूंगा कुछ जिज्ञासाएं आपके मन में हो, तो कुछ लोग अभी भी बात कर लें। सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, या यूपी बोर्ड है, उत्तरांचल बोर्ड है, तो भविष्य में ये सब फिर खत्म हो जाएंगे बिल्कुल पूरे? नहीं, खत्म नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे, इसलिए कि शिक्षा में ये एक प्रायोगिक बोर्ड के रूप में खड़ा किया भारत सरकार ने, कि ताकि धीरे धीरे लोगों की जागृति इस दिशा में हो कि कैसा बोर्ड भी विकल्प में है। और फिर ये निर्णय तो बहुत बड़े निर्णय है जो आप कह रहे हैं, ये तो, क्योंकि राज्य सरकारें भी, शिक्षा कॉन्करेंट लिस्ट में होता है, शिक्षा समवर्ती सूची में है। केंद्र सरकार भी बना सकती है, राज्य सरकार भी बना सकती है, संविधान का अंश है। तो इसलिए राज्य सरकारों को केंद्र सरकार ये नहीं कह सकती कि आप ये मत करो, वो ये कह सकती है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉलो करो, वो ये कह सकती है कि एनईपी फॉलो करो, वो ये कह सकती है कि असेसमेंट पैटर्न सुझाव दे सकती है। तो इस ये शिक्षा को वैसे भी गार्जियन भी कहेंगे ना कि हमें फ्रीडम होना चाहिए। तो इसलिए ये बोर्ड इसलिए रखा गया कि देखें भारतीय संस्कृति समन्वित शिक्षा के लिए रिस्पांस क्या है पब्लिक का। और जानते हो कि राजनीतिक वही निर्णय लेता है जो उसको वोट दिलाने में सहूलियत पैदा करता है, और स्वाभाविक सी बात है, इसमें कोई लुका छिपी की बात नहीं। अगर उन्हें लगेगा कि भारतीय संस्कृति समन्वित शिक्षा के लिए बहुतायत लोग लालायित हो गए, तो वो तुरंत इसको पूरी तरह लागू कर देंगे। इसमें से जैसे आप कोई मान लो फैक्ट्री हो, आपके पास साबुन बना रहे हो आप, तो जो साबुन आपका भले घटिया हो या अच्छा हो, मार्केट में चलेगा वही तो बनाओ क्या। तो राजनीतिक वही प्रोडक्ट बेचते हैं जो हम आपको कंज्यूमर के रूप में पसंद करते हैं। जब हम लोग जो है सिर्फ मुद्दे की बात करते नहीं है, सिर्फ जाति की बात करते हैं, तो जाति वाला पासा फेंक देते हैं प्रोडक्ट।
जब आप सिर्फ धर्म के पर प्रोडक्ट पसंद करते हो तो धर्म वाला फेंक देते हैं पैसा, और जूझते रहो उसमें। लेकिन जिस दिन आप भारतीय संस्कृति का प्रोडक्ट पसंद करोगे, जिस दिन आप विकास की बात करने लगोगे, जिस दिन आप भारत की अखंडता की बात करोगे, एकात्मकता की बात करोगे, तो सारे प्रोडक्ट गौड़ हो जाएंगे। फिर राजनीतिक को तो राज करना है, तो फिर आपका प्रोडक्ट जो जनता में प्रचलित होने वाला है उसी प्रोडक्ट को लेके आगे बढ़ेगा। इसीलिए तो आंदोलन करते हैं। हम लोग जो राजनीतिकों को दोष देते हैं, मैं नहीं देता हूं। हमें अपनी अवेयरनेस करके अपना प्रोडक्ट पहले पैदा करना चाहिए। मुझे ये पसंद है, ये दो, ये देने दोगे तब मैं तुम्हें वोट दूंगा। जाति पे नहीं दूंगा, शराब पे नहीं दूंगा, नशे पे नहीं दूंगा, पैसे वोट नहीं दूंगा, संबंधों पे नहीं दूंगा, बिरादरी पे नहीं दूंगा, क्षेत्र पे नहीं दूंगा। तो मेरे मरनी करनी में आज चले आते हो आंसू पोंछने फर्जी, उस पर नहीं दूंगा। मुझे चाहिए भारत की अखंडता, भारत की स्वायत्तता, भारत की स्वतंत्रता, भारत का विकास, समानता और भारतीय संस्कृति की महनीयता। ये हमें दे पाओगे तो तुम्हारे साथ खड़े होंगे। जिस दिन ये भारत खड़ा होगा उसी दिन भारत समर्थ होगा। इसीलिए शिक्षा बोर्ड में ऐसे बच्चों को तैयार करना है, ऐसे लीडर्स को तैयार करना है। सर, आपकी विद्वता को कोटि कोटि प्रणाम, नमन, ओम। आपने बहुत बढ़िया ढंग से डीएसबी के बारे में समझाया। एक प्रश्न जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि जिन स्कूलों को हम इस बोर्ड से जोड़ने की बात करेंगे, वो स्कूल तो ऑलरेडी पहले किसी न किसी बोर्ड से जुड़े होंगे, तो ये कैसे हम उनको जो है इसमें कन्वर्ट करें या चेंज करें, या फिर या तो स्कूल हमें नए स्कूल खोलने पड़ेंगे। एक दिन एक न्यूज पढ़ा था जो यहीं से आई थी कि 1500 जो लगभग ऐसी स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया का, उन्होंने जो बीएसएन के बारे में जो है डीएसबी के बारे में सोचा है ज्वाइन करने। तो उसमें जो टेक्निकलिटी मैं बता रहा हूँ कि जैसे वो कुछ बच्चे इनरोल्ड होंगे, जैसे वो 9th में होंगे, 12th में होंगे, वो सीबीएसई बोर्ड से होंगे, या हमारी मान्यता 6 से स्टार्ट होगी, कैसे वो चेंज करेंगे? ऐसा है कि देखिए, बहुत संक्षेप में बता रहा हूं आपको। वैसे तो हमारी जो एप्लीकेशन बायलॉज है ना, हमारे वेबसाइट पर जाएंगे बीएसबी की तो विस्तार से मिलेगा। लेकिन संक्षेप में है कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो ये कहता है कि भारत के किसी भी प्रांत में अगर विद्यालय खोलना है तो 8वीं तक की जो मान्यता है वो प्रदेश सरकार देती है, उसका बेसिक शिक्षा विभाग देता है। आरटी जब से आया 2009 के बाद से तो ये नियम हो गया है। आप चूंकि अधिवक्ता भी हैं तो आप कानून को अप्रिशिएट कर सकते हैं। आरटी एक्ट कहता है। उसके बाद बोर्ड का स्टेप इन करता है कोई भी माध्यमिक बोर्ड। वो स्टेट बोर्ड से मान्यता ले, सीबीएसई से ले, हमसे, बीएसडी से ले, आईसीएसई से, उसका स्वतंत्रता है। अब उसमें ये है कि कैसे मान्यता लेगा बोर्ड की। जो आदमी पहले से चला रहा है अगर वो शिफ्ट करना चाहता है, स्विच ओवर, तो हमारे में स्विच ओवर का भी प्रोविजन है। और अगर वो जो आपने बोला ना कि वो अगर वहां पढ़ रहा है तो यहाँ में उसको दिक्कत तो ना हो, जो आप कहना चाह रहे हैं, वो भी एनसीएफ फॉलो कर रहे हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, सीबीएसई भी, हम भी एनसीएफ फॉलो कर रहे हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो कंटेंट में हम कल्चर को रूटिंग कर रहे हैं। हम कोई छेड़खानी एनसीएफ से नहीं कर सकते क्योंकि भारत सरकार की हम भी बोर्ड है, तो हमें ब्लूप्रिंट तो उन्हीं का फॉलो करना है। इसलिए जो बच्चा चाहे हमारे यहाँ से अगर सीबीएसई में भी जाएगा तो गणित, साइंस वगैरह में जो कभी कभी होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां साइंस कुछ और हो या साइंस और हो, गणित कुछ और हो, गणित यहाँ हो, ऐसा नहीं होगा। इवन जो कॉम्पिटेंसी एनसीएफ पे लिखी हुई है, जो एनसीएफ अगर आपने देखा होगा तो उसमें ग्रेड वाइज कॉम्पिटेंसी दिया हुआ है कि किस लैंग्वेज में क्या कॉम्पिटेंसी होगी, साइंस में क्या होगी, सोशल साइंस में क्या होगी, 6th में क्या होगी, 7th में क्या होगी, 8th में क्या होगी, 3rd 4th 5th में क्या होगी। पूरा डिटेल है 600 पेज का। तो वो कॉम्पिटेंसी हमारी पुस्तकों में भी 100% होगा। तो इसलिए वो चाहे दूसरे बोर्ड में भी जाए या दूसरे बोर्ड वाला हमारे आए तो उसको यह सुविधा असहजता नहीं होगी। बस हमारे आएगा तो उसको उनके साथ साथ वो बहुत बढ़िया सा, जो उसको स्वाद कहिए, छौंक कहिए,
तड़का कहिए आपको भारतीय संस्कृति की आत्मा का अतिरिक्त रूप से बढ़िया से मिल जाए। इसके लिए हमको मैनेजमेंट स्कूल के मैनेजमेंट बोर्ड को एजुकेट करना पड़ेगा। हाँ, वरना तो यहीं से हम बटन दबाते हैं और हो जाता। धन्यवाद सर, थैंक यू। आपसे इतनी देर से इसलिए मैं अनुरोध कर रहा हूं आप लोगों से कि जब तक एक एक व्यक्ति पेन नहीं लेगा, अब जैसे मैं यह पुस्तक भी बनवा रहा हूं, लेकिन 7 प्रदेशों में मैंने करीब 36 बैठकें किया है शिक्षाविदों की, स्कूल ऑपरेटर्स, प्रिंसिपल्स, इन गार्जियन एसोसिएशंस, 300-400 लोग इकट्ठे होते हैं, 6-6 घंटे बातें होती हैं। गुजरात में गया 6 जगह, मध्य प्रदेश में गया, राजस्थान में गया 5 जगह, तमिलनाडु में गया 4 जगह, उत्तर प्रदेश के पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई जगह गया, हरियाणा में 2 जगह गया, उत्तराखंड में 2 जगह गया, और अभी छत्तीसगढ़ में गया था। धीरे धीरे एक रांची में भी कर लिया गोष्ठी। धीरे धीरे मैं तय किया हूं कि देश के करीब 100 जगहों पर, महानगरों में वार्ता हम खुद कर रहे हैं, जाके 4-4 घंटे, 5-5 घंटे शिक्षाविदों से। पूज्य स्वामी जी भी अक्टूबर से निकलेंगे, बड़ी बड़ी गोष्ठियां गार्जियंस की और शिक्षण संस्थाओं की करेंगे। तो जो केंद्रीय स्तर से इसका माहौल बनाया जाएगा, ऐसा नहीं कि सर कह रहे हैं आप ही करो, एक माहौल बना करके, लेकिन उस माहौल को जिसको कहते हैं कैपिटलाइज करना। तो कैपिटलाइजेशन के लिए हमें कोई ग्रास रूट पर जमीनी स्तर पर व्यक्ति चाहिए जो तमाम तरह की तार्किक क्षमता रखता हो। इसीलिए इतने दार्शनिक बात कह रहा था, लेकिन ये दर्शन तो 1 घंटे की बात नहीं है। कभी अगर आप सारी वार्ताएं हमारे सुनेंगे तो 4-8 घंटे मिनिमम लगेगा, सारी दार्शनिक भित्ति की बात करेंगे दार्शनिक। लेकिन एक कम से कम उनसे आप योग के लोग हैं, आयुर्वेद के लोग आप लोग हैं, स्वदेशी के आंदोलन से जुड़े हैं, तो भारत बोध की बात करेंगे तो कम से कम, पहले तो सुनने वाले कम थे, लेकिन मैं भी अब देख रहा हूं कि लगभग अब भारत की 70-75% जनता ऐसी है जो इस धारणा को अप्रिशिएट करना प्रारंभ की है। उसके मन में कुछ तकनीकी उलझन होगी कि कहीं नया बोर्ड है, इसमें हम गार्जियन को भेजेंगे तो पता नहीं आईआईटी और जेई और नीट लायक होगा कि नहीं, यूनिवर्सिटी में जाने के लिए सीयूटी के एग्जाम के लायक होगा कि नहीं, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। तो उसमें आपको क्लियर ये है कि सारी लीगली करेक्ट है सीबीएसई की तरह, और हमारा जो कंटेंट है, जब आप पुस्तक पहुंचा दोगे विद्यालयों से, कहे चाहे एफिलिएट मत हो तुम, अभी मान लो तुम्हें हिच, वो कहेगा गार्जियन को कैसे कन्विंस करूं। जब आप उसे कन्विंस करेंगे, प्रिंसिपल को, मैनेजमेंट को, तो कहेगा हम गार्जियन को कैसे करेंगे। अगला सवाल, तो गार्जियन को कन्विंस करने के लिए तरीका है कि जो गार्जियन स्कूल एसोसिएशंस में होते हैं अभिभावकों के, उनसे वार्ता करिए। लेकिन वो असली कन्विंस तब होगा जब इन पुस्तकों को अगर विद्यालय लगा दे, बिना एफिलिएट हुए भी लगा सकता है, क्योंकि प्राइवेट पब्लिशर की किताब तो लगाते हैं प्राइवेट स्कूल।